जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री का अध्याय 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें 4 वर्ड दिए हुए हैं। ध्यान से देखें तो इसमें मेनली 4 वर्ड दिए हुए हैं, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ, कैसे। इन चारों वर्ड का मतलब समझना है इसी अध्याय में। तो बिना देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मुझे और थोड़ी मोटिवेट मिले, मैं वीडियो और भी ऐसे बना सकूँ। बिना देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें रसीदा, हर एक एनसीईआरटी अध्याय में आपको एक पात्र मिलेंगे जो किसी न किसी प्रकार का सवाल पूछ रहे होंगे। उसी सवाल से रिलेटेड हम लोग अध्याय को अध्ययन करेंगे। तो इसमें भी एक पात्र हैं जिनका नाम है रसीदा। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। ऐसी कोई अखबार में सुर्खी छपी हुई थी, 100 साल पहले उसकी निगाह उस पर पड़ती है। वो सोचने लगी कि यह कैसे कोई जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। तो मेनली आज हम लोग रसीदा का सवाल का पूर्णतः अध्ययन करेंगे अध्याय 1 में। तो चलिए बिना देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 100 साल पहले क्या हुआ था, इसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं कि कैसे पता लगाएं। यहाँ देखिए शब्द आया है कैसे। शब्द आया हुआ यहाँ कैसे। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, या टेलीविज़न देख सकते हो, या अखबार पढ़ सकते हो। इससे आपको कल की जानकारी मिल जाएगी। लेकिन साथ ही पिछले साल क्या हुआ था तुम ऐसे व्यक्ति से पता लगा सकते हो जो उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकते हैं। इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इतिहास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत अतीत मतलब बीता हुआ कल को अतीत कहते हैं। अतीत का ही अर्थ होता है हिस्ट्री। तो अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि लोग क्या खाते थे, लोग कैसे कपड़े पहनते थे, लोग किस तरह के घरों में रहते थे, लोग किस तरह के घरों में रहते थे। इस प्रकार की जानकारी का हम लोग पता लगा सकते हैं। हम आखेटकों, यानी आखेटक मतलब होता है शिकारी, शिकार करने वाले लोगों को आखेटक कहते हैं। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते होंगे, कौन सा नाटक देखते होंगे, कौन सा गीत गाते थे। इन सभी के बारे में, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम अतीत कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है लोग कहाँ रहते थे। इसमें लिखा हुआ है मानचित्र वन। क्या लिखा है, मानचित्र वन में नर्मदा नदी का पता लगा। देखेंगे आगे हम लोग मानचित्र वन में देखेंगे, उसमें नर्मदा नदी का पता लगाएंगे। यहाँ लिखिए है कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक, यहाँ कुछ नर्मदा नदी के पास कई लाख साल पहले से लोग इसी नदी के तट पर रहते थे, जो कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के विशाल संपदा के बारे में परिचित थे। जैसे कि अपने भोजन के लिए जड़ें, फलों, जंगलों के अन्य उत्पादकों के यहीं से संग्रह किया करते थे। मतलब यहीं पर मेनली नर्मदा नदी के तट पर कई लाख साल पहले लोग इसी नदी के तट पर रहते थे, और यहाँ के सारे संपदा, यानी कि वन में जितने भी प्रकार का भोजन यहाँ किस प्रकार का है, किस प्रकार का जानवर है यहाँ पे, किस प्रकार के जड़, फल, फूल, उन सभी संपदा के बारे में जानकारी थी। वे जानवरों का आखेट मतलब शिकार होता है। आखेट मतलब शिकार होता है। आखेट मतलब शिकार होता है। आखेट भी करते थे, है कि नहीं। आखेट भी करते थे। इसमें बोला है कि मानचित्र वन नर्मदा नदी का पता लगाओ। चलिए हम लोग पता लगाते हैं नर्मदा नदी का। पहले ये है भारत का मानचित्र। इसमें आप लोग पता लगाइए नर्मदा नदी को कहाँ पे है। देखिए देखिए यहाँ पे है नर्मदा नदी। ये रहा नर्मदा नदी।
इसमें देखिए और भी चीज़ बोलेंगे, ये देखिए विंध्याचल पर्वत है यहाँ, सतपुड़ा ताप्ती, देखिए सोन नदी है, महानदी है कि नहीं। और भी चीज़ों के बारे में जानकारी यहाँ देते हैं हम आपको थोड़ी सी। यहाँ देखिए किरथर है, सुलेमान है, सिंधु नदी है, देखिए गंगा नदी है, गारो पर्वत है, गंगा नदी का मुहाना यहाँ पे निकलती है कि नहीं। अब देखते हैं हम लोग आगे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बारे में पता लगाओ। देखिए किरथर और सुलेमान पहाड़ी, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान जहां लोग 8,000 साल पहले स्त्री पुरुष ने सबसे पहले जौ और गेहूं की फसलों को उपजाना आरंभ किया था। हम बता देना चाहते हैं आपको कि एक गारो, सुलेमान और किरथर पहाड़ी में एनसीईआरटी में उल्लेख नहीं किया गया है। इसी के बीच, इन दोनों पहाड़ियों के बीच में एक जगह है जिनका नाम है मेहरगढ़। मेहरगढ़ ऐसी जगह है जहाँ से जौ और गेहूं का साक्ष्य मिला हुआ है। मानवों के द्वारा उपजाया गया सबसे पहला फसल जौ और गेहूं था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे, है ना, यहाँ के लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य में भारत विंध्याचल पहाड़ी को पता लगाएं। उत्तर पूर्व में देखिए गारो पर्वत यहाँ है और विंध्याचल यहाँ, आपको पहले ही बता दिए थे हम। देखिए क्या कहता है इसमें कि ये कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ था। यहाँ सबसे पहले हमें चावल उगाया गया था। वे स्थान विंध्या के उत्तर में स्थित है। वे स्थान देखिए क्या लिखा हुआ है, वे स्थान विंध्या के उत्तर में है। यहाँ से चावल का साक्ष्य मिलता है। आप आपको बताते हैं कि विंध्याचल, आपको अभी बताए थे हम आपको। देखिए विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत यहाँ रहा है, इसके उत्तर में यहाँ पे ये जो मेनली एरिया है, ये मेनली ये वाला एरिया, ये वाला आपको उत्तर प्रदेश का एरिया है। इसी के उत्तर में आपको यहाँ पे मिलेगा इलाहाबाद। इलाहाबाद में एक जगह है कोल्डीवा। कोल्डीवा नामक जगह से 9,000 साल पहले का साक्ष्य मिला हुआ है चावल का। चावल की 9,000 साल पहले, 9,000 वर्ष पूर्व चावल का साक्ष्य मिला था यहाँ पे। एनसीईआरटी में उल्लेख नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम आपको बता देते हैं। विंध्याचल में स्थित था। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, मानचित्र में सिंधु तथा इसके सहायक नदियों का पता लगाना का प्रयास करें। सहायक नदियाँ, देखिए सहायक नदियाँ किसे कहते हैं। ये कोई नदी जा रही है, नदी में और भी नदियाँ आके मिलती है ना, छोटी छोटी छोटे बड़े नदियाँ, तो उन्हें हम लोग सहायक कहते हैं। और इन सभी नदियों को मिलाकर कहते हैं नदी तंत्र। ठीक है, तो आपको पता चल गया बड़े नदी के मिलने वाले छोटे नदियों को सहायक नदी कहते हैं। लगभग यहाँ देखिए बेहतरीन सवाल बोला गया है यहाँ पे, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे, किस नदी, सिंधु नदी, कुछ आरंभिक नगर फूले फूले थे। आज से 4700 वर्ष पहले सिंधु तथा के सहायक नदियों के किनारे एक नगर का विकास हुआ था जिनका नाम था क्या, वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है ना। यहाँ एनसीईआरटी में लिखा गया है कि आज से लगभग देखिए 4700 वर्ष पूर्व, क्या 4700 वर्ष पूर्व में इन्हीं कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। गंगा तथा उसके सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटों के इलाकों में कुछ नगर का विकास हुआ था। भारत में पूछेगा क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला नगरीय का विकास कहाँ हुआ था, कितने साल पहले हुआ था। 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। इसका नाम क्या था, कौन सी सभ्यता थी, वो आपको कमेंट में बतानी है। चलिए आगे देखते हैं। गंगा तथा इसके सहायक नदी का पता लगाओ। चलिए गंगा और सहायक नदी का पता लगाते हैं। देखिए गंगा ये रहा, गंगा, और इसके सहायक नदी के बारे में देखिए यमुना, चंबल, सोन, ये सभी इसके सहायक नदी हैं। गंडक इधर से आती है ना, ये सब इनके सहायक नदी हैं, है ना।
गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था, जो वर्तमान में बिहार में पड़ता है। इसके शासक, मगध का शासक बहुत ही शक्तिशाली था। उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना किया था जिसका नाम था मगध। जिसका नाम क्या था वो आपको कमेंट में बताना है। देश के अन्य हिस्से में भी ऐसे ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। मतलब गंगा तथा इसके सहायक नदी सोन के दक्षिण में प्राचीन काल का जो क्षेत्र था उसे मगध के नाम से जाना जाता था। यहाँ के शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और ये शासक प्राय एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ये कौन से वंश में थे ये आपको कमेंट में बताना है। ये पूरे भारत को जीत लिया था, इतने बड़े शासक थे ये। इसके बारे में हम आगे अध्याय में पढ़ेंगे। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की थी। कभी कभी हिमालय जैसे दुर्गम चोटी पर्वतों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्र के किनारे यात्रा जोखिम भरी होती थी, लेकिन फिर भी यात्रा करते थे। असंभव नहीं थी, इनकी यात्रा करना संभव नहीं थी, फिर भी यात्रा करते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में, कभी प्रकृति आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, है कि नहीं? सेनाओं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी-कभी काफिले या फिर जहाज़ों में भरकर बहुमूल्य वस्तुएं का व्यापार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। यही नहीं, धार्मिक गुरुओं ने भी अपनी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे में भ्रमण किया करते थे। कुछ लोग नए रोचक स्थानों को खोजने की उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं के लोगों को एक दूसरे के विचार जानने को अवसर मिला। इन्हीं सभी यात्राओं के कारण भारत में विविधता देखी जाती है। विविधता के कारण भी संस्कृति लगभग सभी का सेम मिलता है। इन्हीं मतलब भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो लोगों को नए नए विचार का अवधारणा मिलती है। लोग नए नए संस्कृति का अवशोषण करते हैं। तो भारत में इतने विविधता होने के कारण भी लगभग संस्कृति लगभग सभी का सेम जैसा मिलती है। देखिए आपके लिए क्वेश्चन भी है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट में लिखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो और पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए पश्चिमी घाट यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए आप, पश्चिमी घाट है, यहाँ पूर्वी घाट है, इसे पहाड़ियाँ हैं जो लाइन से ये पहाड़ियाँ ऐसे है, पश्चिमी घाट ऐसे है ना। तब ये एक तरह से सीमा बनाते हैं ना। ये देखिए सिंधु नदी है, यहाँ पे देखिए ये गंगा ऐसे निकलती है, इसकी ब्रह्मपुत्रा है, ये ऐसे एक तरह से सीमा बनाती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते क्या लिखा हुआ था। सीमा का निर्माण करती है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे कर सकें, जो चाहे वो आसानी से पार कर सकें, जो नहीं चाहे वो नहीं कर सकें। वे पर्वतों की ऊंची ऊंचाई को छू सकें तथा गहरे समुद्र को पार कर सकें। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग आए और यहीं बस गए। हाँ सही बात। ये भारत में कुछ उपमहाद्वीप के, भारतीय उपमहाद्वीप में बाहर से भी कुछ लोग आए, जैसे यूनानी, यवन, यही हमारा कल परसों आया हुआ अंग्रेज, यहीं आए यहीं बस गए, है ना। तो ऐसे कई लोग आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस आवागमन से हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया गया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए नए तरीके, एक दूसरे के विचारों को अपनाते थे। ये बात तो आज भी हम लोग अपनाते हैं। कहीं पार्टी में गए या फिर किसी के घर में खाना खाने गए, दोस्त के घर में, वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया, तो हम उससे पूछते हैं कि भाई तुमने ऐसा स्वादिष्ट खाना कैसे बनाया, हमको भी बता दो। तो उनसे नई डिश के बारे में जानकारी मिलती है। एक ही चीज़ को कई प्रकार से बनाया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। तो आज भी हम लोगों के विचार को आदान प्रदान कर सकते हैं, अब करते भी हैं। चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ। देश के नाम, देश का नाम भारत, इंडिया, हिंदुस्तान कैसे पड़ा उसकी जानकारी इसमें दिया हुआ एनसीईआरटी में।
तो चलिए एनसीईआरटी क्या बोलते हैं इसको पढ़ते हैं। अपने देश को प्राय इंडिया या भारत जैसे नामों से जानते हैं। इंडिया शब्द इंडस शब्द से आया हुआ है। इंडिया शब्द इंडस शब्द से निकलता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकलता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहकर पुकारा था। हिंदोस या इंदोस, सिंधु नदी को हिंदोस या इंदोस कहकर पुकारे थे। कौन? ईरानी और यूनानी लोग। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहकर पुकारे थे। मतलब कि सिंधु नदी आप यहाँ ऐसे देखें तो ऐसे जाती है। इसके इधर इधर ये यूनान है, यहाँ पे ईरान है। ईरान से लोग आए इसमें, है कि नहीं? ईरान से इधर लोग आए और इसके पार में जो ये प्रदेश है ना, ये बड़ा सा प्रदेश जो कि हमारा इंडिया है, उसे ये लोग इंडिया कहकर संबोधित किया था। ठीक है ना? देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ईरानियों और यूनानियों सिंधु को हिंदूस कहकर पुकारा था या इंदोस कहकर पुकारा था, और इसके पूर्व में भूमि प्रदेश को इंडिया कहकर संबोधित किया था। पर भारत का नाम कैसे पड़ा? देखिए यहाँ लिखा हुआ अच्छे से कि भारत का नाम कैसे पड़ा। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक कृत ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ऋग्वेद में भी संस्कृत में भारत का उल्लेख मिलता है। कहीं तो पढ़ते हैं कि राम का भाई भरत से भारत का नाम पड़ा। कहीं पढ़ते हैं कि दशराज युद्ध हुआ था, उसमें भारत जीत गया था, तो ये पूरे भारत का नाम आर्यों के द्वारा दिया गया था। तो हिस्ट्री है, कहीं से भी नाम पढ़ते रहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकें को ढूंढकर ढूंढना और पढ़ना। सही बात है। अतीत यानी कि हिस्ट्री, अतीत यानी बीता हुआ कल। बीता हुआ कल के बारे में कैसे जान सकते हैं? अब से आपको पहले ही बता दिए थे हम कि कल क्या हुआ था या परसों क्या हुआ था। इसके लिए हम अखबार, टेलीविज़न सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 10 साल 20 साल पहले क्या हुआ था, उस समय रहे व्यक्तियों के बारे से जिसको स्मृति हो उसके बारे में, उससे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन 100 साल पहले क्या हुआ था, कभी सोचे आपने? सोचे तो होंगे ज़रूर। 100 साल पहले क्या हुआ था, इसके लिए हमें पुस्तक ज़रूरत पड़ती है। तो अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तक हाथ से लिखित होती थी, लिखे होने के कारण इन्हें पांडुलिपि कहते हैं। जो पुस्तकें हाथ से लिखती थी उन्हें पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के ये प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है वो मैन्यूस्क्रिप्ट है। हम लोग हिंदी में पांडुलिपि कहते हैं, अंग्रेजी में इसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। लैटिन शब्द से लिया गया था। ये पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़, कौन सा पेड़? भुर्ज नामक पेड़ के छाल के अवशेषों से तैयार भोजपत्रों पर किया जाता था। चलिए डायग्राम इसका देखिए। ये है लकड़ी के ताड़पत्रों। लकड़ी को छील लेते थे और उस पर उत्कीर्ण कहते थे कोई नुकीले पदार्थ से। इसी तरह भारत में ताड़ के पत्र होते, ताड़ के जो पत्ते होते थे उस पर भी लिखा करते थे। सर कुछ लिखा गया है, ऐसे पढ़ते हैं। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों का काट कर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये देखिए, भुर्ज पेड़ से इसी छाल है। ये देखिए, ये छाल है। ये सब ये जो है पूरा, ये एक तरह से छाल है, भुर्ज पेड़ की छाल है, पांडुलिपि है। हाथ से लिखित होने वाली पांडुलिपि कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपि को कीड़े ने खा गया तथा कुछ नष्ट कर दिए गए।
फिर भी ऐसी कई पांडुलिपि आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों या विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियाँ, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इन पांडुलिपियों में आखिर प्राचीन काल में लिखते क्या होंगे? लोग किस तरह रहते थे, लोगों के विचार के बारे में, लोगों को धार्मिक रिलीजन्स के बारे में, लोगों के राजनीतिक मुद्दे के बारे में, लोगों को सामाजिक क्रिया के बारे में, लोगों को किस प्रकार विज्ञान डेवलप था, औषधियाँ किस प्रकार का औजार किस प्रकार का प्रयोग करती है, यही सब लिखते होंगे। किसी शासक की विशेष जानकारी लिखते होंगे पांडुलिपि में, है कि नहीं? है ना? इसके अतिरिक्त हमारे महाकाव्य, कविता, नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में लिखे हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृत भाषा के लोग आम लोग करते थे इसका प्रयोग। जैसे कि आज आम लोग हिंदी भाषा उपयोग करते हैं, उसमें प्रचलित में था प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा बहुत प्रचलित में था उसमें, ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। अतीत के बारे में जानकारी के लिए हम लोग पढ़ें, पांडुलिपि का अध्ययन कर सकते हैं, किताबों को। अब हम लोग अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं। अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। मतलब कोई धातु या पत्थर, बड़े पत्थर पे कोई नुकीले पदार्थ से उत्कीर्ण करते हैं, उस पर कुछ लिख देते हैं, तो उसे अभिलेख कहते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उसका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिसमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए पराया शासक लड़ाइयाँ में अर्जित विजय का लेख जोखा मिलता है। मतलब अभिलेख में तरह से क्या चीज़ का उत्कीर्ण किया जाते थे? कोई शासक अपनी क्या जीवन में उपलब्धियां हासिल की है उसके बारे में अभिलेखों में उत्कीर्ण करते थे। कोई शासक अपना शाही आदेश फरमान जारी करना होता था तो कोई अभिलेख लिखवाते थे, है ना? तो इस अभिलेख को ऐसे जगह पर लगाया जाता था जहाँ लोगों का आवागमन ज़्यादा हो, ताकि लोग इसे पढ़ सकें और इसमें लिखे गए आदेशों या उपलब्धियां की जानकारी हासिल कर सकें, है ना? देखिए इधर लिखा हुआ है कुछ लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक ने लिखाया था। सम्राट अशोक नाम तो सुने ही होंगे। इसमें एक आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था, इसमें एक आदेश लिखवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे, अध्याय 7 में इसके बारे में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपि अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तो हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी, अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसे करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? इन सारी चीज़ों को आप लोग कमेंट करके बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और उपयोग में लाई जाती थीं। ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं। अतीत के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल। अतीत के बारे में कैसे जाने? तो हम लोग पांडुलिपि के बारे में पढ़ें, नोट्स बनाते चलिए। हम लोग पढ़ें पांडुलिपि को, हाथ से लिखित होने वाले पुस्तकों को पांडुलिपि कहते हैं। इसके हम लोग पहला चीज़ अतीत के बारे में जानकारी पांडुलिपि से कर सकते हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से। दूसरा अभिलेख से प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा बोल रहा है कि इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनाई गई होंगी, प्रयोग में लाई जाती होंगी, लेकिन जैसे कि मकान बनाना, बस्तियाँ बनाना, मन के औजार, हथियार, कपड़े, ये सभी से भी हम अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं, इनके अध्ययन करने वाले व्यक्ति को कहते हैं पुरातत्वविद, और इन्हें हम लोग कहते हैं पुरातत्वविद साक्ष्य, है ना?
पुरातात्विक पत्थर और ईंट से बनी इमारतें के अवशेषों, देखिए इसमें लिखा गया है क्या क्या पुरातात्विक में आते हैं। पुरातात्विक पत्थर, ईंट से बनी इमारतें, अवशेषों, चित्र, मूर्तियाँ, ये सभी आते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन, खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी, कुछ धातुएं की बनी हो सकती है, लेकिन तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। तो कुछ वस्तुएं जो जल्दी नष्ट हो जाते हैं, तो उन्हें तो 2000 साल पहले कोई वस्तु बनाया होगी तो नष्ट पक्का हो गया होगा, ठीक है। ये देखिए, ये मनके हैं, घड़ा बनाया गया था। कुछ सिक्के हैं, प्राचीन काल में बनाया गया, पुरातत्व ने खुदाई किया है, ऐसी जानकारी मिलती है। कुछ लिखा गया है, देखिए बाएं बाएं में ये एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। ये इस तरह के पात्रों का प्रयोग 47 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है। ये इस तरह के सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्के से यह सिक्का भिन्न थी। कैसे, क्या भिन्न है इसमें, देखिए और बता लगाइए, कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। पुरातत्वविदों पुरातत्वविदों जानवरों, चिड़ियों, पुरातत्व जमीन को खुदाई करते थे और उनसे अतीत में उपयोग की जाने वाली कई वस्तुओं के बारे में जानकारी करते थे, उसे पुरातत्वविद कहते हैं। जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह मान जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दौरान दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे हो रहते थे, है ना? क्या पुरातत्वविदों का बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे, बताएं, कमेंट करें। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियां के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। अर्थात इसमें कहने का अर्थ यह है कि पांडुलिपि से अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अभिलेख से भी, पुरातत्व से भी। तो इन्हीं जानकारियों को इतिहासकार प्राय स्रोत कहते हैं। लिखेंगे इतिहास का स्रोत। इतिहास का स्रोत 3 चीजों से, पांडुलिपि यानी पुस्तक, अभिलेख और पुरातत्व, है ना। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत के पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का उपयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है अतीत एक या अनेक। अतीत एक है। अतीत जो शब्द का प्रयोग किया हुआ है हमारे पुस्तक में, हमारा अतीत, उसका क्या अर्थ? अतीत एक है या अनेक के लिए किया गया है। देखिए, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की और ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न थी। यहाँ कह सकते हैं हमारा अतीत शब्द का प्रयोग किया है बहुवचन। सभी के लिए अतीत कैसे थे उनके प्रयोग, जैसे कि राजाओं का जीवन कैसा था, रानियों के जीवन कैसे थे, इनका जीवन अलग थी बिल्कुल किसानों से। किसानों के जीवन बिल्कुल अलग से थे व्यापारियों से। व्यापारियों का जीवन बिल्कुल अलग थी भिन्न शिल्पकारों से। मतलब आपस में सभी का जीवन भिन्न भिन्न था। तो यहाँ किसी एक व्यक्ति के लिए तो हम अतीत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पुस्तक में शीर्षक ने हमारे अतीत का प्रयोग किया है, मतलब बहुवचन के रूप में प्रयोग किया, सभी के लिए किया गया है। जैसे कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों या रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर, शिकार करके या फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि गांव में रहने वाले लोग अपनी खुद कृषि करके खुद
अनाज को उपजा कर भोजन करते हैं, है ना। लेकिन शहर में नहीं होता है, शहर के लोग दूसरे लोगों पर निर्भर रहते हैं, वो मेनली गाँव के लोगों पर निर्भर रहते हैं, है कि नहीं। इस तरह के भेद अतीत में विद्यमान थे, इस तरह का भेदभाव अतीत में विद्यमान थे। अलग अलग जीवन सबका भिन्न भिन्न था। अभी नहीं बता, राजाओं कभी कृषि नहीं करते थे, वो दूसरे लोगों पर निर्भर रहते थे, राजमहल में रहने वाले लोग। लेकिन गांव में जो रहते थे वो भोजन अपना खुद कृषि किया करते थे, है ना। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे अन्य लोग, आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनकी जीवन का जानने का मदद नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो अपने जीवन का लेखा जोखा नहीं रखते थे, कोई इतिहास उसे लिखा ही नहीं है। हालांकि अभी भी इनके बारे में हम बहुत कुछ जानने का शेष है। हम इतने इतिहास में लिखा गया है कि अभी भी हम कुछ आम आदमी के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिथियों का मतलब, ये तिथि के बारे में थोड़ा जानना आसानी है, तिथियों के बारे में जानना जरूरी है। तिथि क्या है? अगर कोई तुमसे तिथि या विषय के में पूछे तो शायद उस दिन, तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या ईस्वी की तरह का कोई और वर्ष बताओ। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद। जैसे कि एक टाइम रेखा मान लो, पहले पढ़ लेते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व कही जाती है। ईसा इसके जन्म से पूर्व, इसके जन्म के पूर्व, इसके ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियां ईसवी कहलाती है। जैसे कि ये एक टाइम रेखा मान लीजिए, ठीक है ना। और ये मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो ईसा मसीह का जन्म जहाँ हुआ उसे 0 मानते हैं लोग, ठीक है। अब ईसा मसीह के हम लोग जी रहे हैं अभी 2024 में, 2024 में। तो ये 2024 में ईस्वी लगेगा, ईस्वी लगेगा, क्या लगेगा? ईस्वी लगेगा। लेकिन इसके अगर जस्ट इधर जाएंगे तो उसमें लगेगा बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व, ईसा पूर्व ये लगेगा। जैसे कि हम अगर बात करें कि आज से लगभग इस कहीं लिखा रहेगा कि ईसा की 500 बीसी, 500 ईसा पूर्व। उसका मतलब ये है कि आज तो हम लोग जी रहे हैं 2024 में। तो 2024 ईसा मसीह के 0 से काउंटिंग हुआ, 0 से 1 हुआ, 2 3 4 100 200 2 3 4 500 800 1000 2000, 2024 में जी रहे हैं। लेकिन ये ईसा मसीह से भी 500 साल पीछे की बता रहा है। अर्थात इसमें करेंगे क्या, 2024 अब प्लस 500 कर देंगे, कितना हो जाएगा? लगभग 2500। मतलब बात कर रहे हैं 2500 वर्ष पहले की। तो ये तिथियों के समय के बारे में समय की गणना है, जो किसके? ईसा मसीह के धर्म प्रवर्तक मसीहा के जन्म के तिथि पर निर्भर करती है, ठीक है ना। तो ये थी हमारी पूरी एनसीईआरटी क्लास 1 इतिहास और तिथियों, इसके बारे में यहाँ कुछ बातें लिखी गई हैं, कुछ इसमें शब्द दिए गए हैं, कुछ इसमें प्रश्न दिए हुए हैं। आओ याद करें। सॉरी, दिया गया है निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी में सबसे पहले क्या हुआ था? हम लोग पढ़े थे, नर्मदा घाटी के आसपास के लोगों ने सर्वप्रथम आरंभिक जो है लोगों ने रहना चालू किया था, है ना। तो मगध अति प्रथम नगर, मगध एक बड़ा राज्य बनाया था। इसका कौन सा वंश था, कौन सा राजा था, इसको कमेंट करके बताएं। गारो खासी, गारो पहाड़ियाँ सिंधु तथा इसके सहायक नदियों में लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व
यहाँ पर एक नगर का विकास हुआ था, वो कौन सा नगर था नाम करके उसका नाम प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। गंगा घाटी में आरंभिक लोग कृषि क्या करते थे? गारो पहाड़ियाँ में लोग आखेटक या संग्राहक थे, है कि नहीं? तो ये थे। इसी के साथ हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी को समाप्त करते हैं।